Let's start chapter number 16, Lord Orthotics 3. Below knee orthosis prescription. In this topic, we discuss the prescription of AFOs, ankle foot orthosis, for both upper and lower motor neuron diseases. The basic goal of prescription system is that etiological process of the ligand is not the prescription factor. Basis of pathomechanical aberrations are paresis, paralysis, spasticity, abnormal involuntary movements, abnormally patterned movements, sensory disturbances, fixed deformities and edema. ये सारी चीज़ें पेरेसिस है, पैरालिसिस है, स्पास्टिसिटी डिग्री ऑफ स्पास्टिसिटी कितनी है, इनवॉलंटरी मोमेंट्स कैसी हो रही हैं, जो एबनॉर्मल हैं, पैटर्न मोमेंट्स कैसी हैं, इन चीज़ों को देख के हम बिलोनी बिलोनी इफ़ेक्ट्स आएंगे अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की वजह से, उनको ट्रीट करने के लिए ये फैक्टर्स हम इन माइंड रखेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, पेरेसिस कितना है, पैरालिसिस कितना हो चुका है, डिग्री ऑफ स्पास्टिसिटी कितनी है, एडीमा है, आइदर है नहीं है, और स्पास्टिसिटी कब ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें देख के फिर हम AFOs प्रिस्क्राइब करेंगे. Motor neuron diseases are a group of neurodegenerative disorders that affect the nerves in the spine and the brain to progressively lose its functions. ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, स्टार्टिंग में ये कम होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है किसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और ब्रेन और स्पाइन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं. तो जब ब्रेन और स्पाइन से सिग्नल ही सही तरह नहीं मिलेंगे तो सेंसरी लॉस हो जाएगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बन जाएंगे, और दे आर अ रेयर लेकिन सीरियस है और इनक्यूरेबल फॉर्म है प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजेनरेशन की. इट इज़ ए कंडीशन दैट सेलेक्टिवली अफेक्ट्स द मोटर सिस्टम, द सेल्स विच कंट्रोल वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. टू अराइव एट अ प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन कि किनको AFO देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो हमें एक सिस्टमेटिकली उसको अप्रोच करना पड़ेगा. सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें मोटर की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तभी हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, हमें पता लगे कि क्या डिजीज़ थी, आइदर स्क्लेरोसिस हुआ, हार्डनिंग ऑफ वेसल्स हो गई, कहीं और तो नहीं है, क्योंकि ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनके प्राइमरी कॉजेज़ भी हो सकते हैं और सेकेंडरी कॉजेज़ भी हो सकते हैं. ब्रेन का स्ट्रक्चर या स्पाइन का स्ट्रक्चर बहुत डीप स्ट्रक्चर है, इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं. तो समटाइम्स जो है अगर ये ब्लॉकेज हो रहा है, जो भी सिग्नल्स नहीं आते हैं, बॉडी तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें लग रहा होता है कि ये यहाँ पे कोज है, लेकिन वो ऐसा होता है कि जो दिल से आ रही हैं या कहीं और से आ रही हैं, वेसल्स या आर्टरीज आ रही हैं, तो वहाँ पे ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से खून वहाँ तक नहीं पहुँचता और जो है वो नर्व और सेल्स की डेथ हो जाती है. तो एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी इसमें आ जाता है न्यूरॉन डिजीज़ में. फिर एंग्जाइटी, टेंशन की सूरत में जब पेशेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तब भी उसके स्पास्टिक पैटर्न जो है वो डिफ़र करते हैं, तब ज़्यादा उसके अकड़ाव मसल्स में आ जाता है, और नॉर्मल कंडीशन में स्पास्टिक होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते. तो फिर ऐसी सूरत में जब वेरी करेगा तो ऑर्थोसिस प्रिस्क्राइब करना एक बहुत ही मुश्किल बात है. अगर डिग्री ऑफ स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर ऑर्थोसिस देने का कोई फ़ायदा नहीं होता. ये वर्ड हमने पीछे पढ़ा है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस. ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है और इसमें न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है जो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. Some also use the term motor neuron disease for a group of conditions of which ALS is the most common. See the picture. इसको एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, और पहले तो आप राइट साइड पे देखें एक हेल्दी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन कैसा होता है, और उसी के साथ फिर एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से जो इफेक्ट है वो न्यूरॉन कैसा है. अब पेशेंट जो है वो उसको चलने में भी मुश्किल हो रही है, गिर भी जाता है कभी कभी, उसको कभी कभी बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है टांगों में विद पेन, और स्लर्ड स्पीच होती है. खाते हुए एकदम से उसको जब अटैक आता है इस तरह का, तो फिर उसको गले में कुछ फंस भी जाता है खाते हुए, और हाथों में भी, बाजू में भी उसके जो है वो कम जान होती है, कोई चीज़ पकड़ के खींच नहीं सकता अपनी तरफ, हैंड वीकनेस है. फिर एकदम से जो है क्रैम्प्स पड़ जाते हैं उसे कभी भी किसी भी टाइम.
और ये क्योंकि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा पेशेंट क्या होता है, व्हील चेयर पर आ जाता है। अब हमने क्योंकि हम लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस की बात कर रहे हैं, एएफओ हमने देखना है कि अगर ऐसा पेशेंट है मोटर या अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की वजह से बिलोनी में इफेक्ट हुआ है, तो अगर उसके जो है डोर्सिफ्लेक्सर्स जो हैं वो वीक हैं या नहीं हैं, वीक हैं या बिल्कुल ही नहीं है काम कर रहे, लेकिन जो प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं वो कुछ हद तक अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्सर्स जो हैं वो अच्छी कंडीशन में है, वो वर्किंग में है, अगर वीक भी हैं थोड़े लेकिन फंक्शनल हैं। लेकिन जो डोर्सिफ्लेक्सर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट है। ये पेशेंट की कंडीशंस बता रही हूँ। मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी जो है चलते हुए ड्यूरिंग स्टांस फेज जो है वो अच्छी है, यानी कि जो साइड टू साइड स्टेबिलिटी है वो चलते हुए ड्यूरिंग गेट वो ठीक है। और एंकल पे डोर्सिफ्लेक्शन जो है वो पैसिव डोर्सिफ्लेक्शन करवाई जा सकती है, अगर हम हेल्प किसी ऑर्थोसिस के ज़रिए अगर या हाथ के ज़रिए उसकी डोर्सिफ्लेक्शन करवा रहे हैं एंकल की, तो वो 90 डिग्री तक हो रही है। स्पास्टिसिटी क्या है, इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर होती है तो कम स्पास्टिक, इतना ज़्यादा कड़ाव नहीं है। और नी भी स्टेबल है, मोटर पावर है उसमें, और रिकर्वेटम हो, जीनो रिकर्वेटम जिसे कहते हैं वो है, अगर हो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा है या नहीं है। हिप स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी है, हिप जॉइंट जो है वो फंक्शनल है, उसके मसल्स काम कर रहे हैं, हिप मसल्स, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, वो सारे हिप की जो है वो स्ट्रेंथ अच्छी है। तो फिर ऐसे पेशेंट को क्या देंगे? अच्छा, ये हैं डोर्सिफ्लेक्सर्स जो एंकल पे डोर्सिफ्लेक्शन करवाते हैं। टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस एंड फिबुलरिस टर्शियस। अब ये वीक हैं इस कंडीशन में ना, ग्रुप 1 के पेशेंट्स में। ये एक एएफओ दिखाया, उसकी ट्रिम लाइन्स दिखाई हैं, 3 पॉइंट प्रेशर कैसे फोर्स लग रही है, 3 पॉइंट प्रेशर कैसे अप्लाई हुआ है, देख सकते हैं F1, F2 एंड F3, 3 साइड से पड़ी, 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट सिस्टम जो है उसने स्टेबल किया हुआ है एंकल जॉइंट को। अब ये ऑर्थोसिस जो बनती है, इसकी जो कटिंग होती है वो इस तरह होती है, प्रॉक्सिमल साइड से ऐसे, डिस्टल साइड से नीचे से ऐसे, एंटीरियर साइड से ऐसे, एंकल ट्रिम लाइन, फुट ट्रिम लाइन, मेटाटार्सल ट्रिम लाइन, ये सारी ट्रिम लाइन्स होती हैं। इसी ग्रुप 1 के पेशेंट में रिड्यूस और एब्सेंट पैसिव मोशन सेंस एट द एंकल। अच्छा, जो पोजीशन सेंस है एंकल की वो थोड़ी कम है विदाउट, लेकिन मीडियोलेटरल इंस्टेबिलिटी नहीं है ड्यूरिंग स्विंग और स्टांस, एडिक्वेट मोटर पावर है एंकल पे। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक एंकल में मोटर पावर अच्छी है। ट्रीटमेंट क्या देंगे इसको? ऐसा ऑर्थोसिस देना है, शू क्लास्प ऑर्थोसिस, यानी कि ऑर्थोसिस जो है वो शू तक जा रहा हो। ये फिगर जो आप अप साइड पे जो पिक्चर है ये है शू क्लास्प ऑर्थोसिस की। और एएफओ दे सकते हैं विद वायर स्प्रिंग जो डोर्सिफ्लेक्शन असिस्ट करवाए। ठीक है, वो डिग्री वेरी कर सकती है। पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग एएफओ, डबल मेटल अपराइट एएफओ दे सकते हैं जो असिस्ट करे डोर्सिफ्लेक्शन को, असिस्ट डोर्सिफ्लेक्शन स्प्रिंग एंड हैवियर। अगर मेटल हैवी है तो उसको भी उसको अच्छी तरह, अगर जॉइंट जो लगा हुआ है केस में हिंज जॉइंट यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हमें कोई ना कोई डिग्री प्रोवाइड करनी है। ये है जिसमें जॉइंट लगा हुआ है, जिसमें जॉइंट लगा होता है उसको हम कहते हैं हिंज्ड। हिंज्ड कॉर्ड यूज़ करते हैं जॉइंट के लिए, मूवेबल हिंज्ड एएफओ। अच्छा, अब ये ग्रुप 2 का पेशेंट है, पहले हमने ग्रुप 1 डिस्कस कर लिया था। अब ग्रुप 2 में जो पेशेंट है वो क्या है? सिवियर वीकनेस है और एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स जो हैं वो बिल्कुल ही एब्सेंट हैं। और इसमें पिछले ग्रुप 1 में प्लांटर फ्लेक्सर्स ठीक थे, उनमें स्ट्रेंथ थी, लेकिन यहाँ पर प्लांटर फ्लेक्सर्स भी अफेक्ट है। जिस तरह डोर्सिफ्लेक्सर्स अफेक्टेड है उसी तरह प्लांटर फ्लेक्सर्स भी अफेक्टेड हैं। और मीडियोलेटरल अलाइनमेंट भी जो है वो भी ख़राब है थोड़ी स्विंग फेस में, और वेरस और वेलगस में जाने के भी चांसेस नज़र आते हैं जब वो चल के दिखाता है। और स्पास्टिसिटी इनमें है, उसमें नहीं थी, इसमें बहुत ही कम थी। और एडिक्वेट मोटर पावर एट द नी एंड द हिप, ऑल्दो इट मे बी लेस देन एट द नी देन ग्रुप। अच्छा, ग्रुप 1 से कम है लेकिन मोटर पावर है नी पे और हिप पे। उसकी लास्ट में जो ग्रुप 1 के पेशेंट थे उसमें हिप स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें भी अच्छी है, लेकिन ग्रुप 1 से कम स्टेबिलिटी है। पैसिव पोजीशन सेंस लॉस एट द एंकल, वो लास्ट में भी थी, ग्रुप 1 में भी थी, और इसमें भी जो है पोजीशन सेंस लॉस है एंकल पे।
टू में हमने देखा कि प्लांटर फ्लेक्सर्स भी वीक होते हैं। पहले हमने डोर्सी फ्लेक्सर्स डिस्कस कर लिए थे। प्लांटर फ्लेक्सर्स कौन से होते हैं? गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस हैं। सोलियस लाइज डीप टू द गैस्ट्रोनीमियस, बोथ इंसर्ट्स इनटू द कैल्केनियल टेंडन, एकिलिस टेंडन। पेशेंट्स को हम क्या देंगे? डबल मेटल अपराइट एएफओ देंगे, दोनों साइड पर अपराइट होंगे इसके। डोर्सीफ्लेक्शन स्टॉप लगाएंगे, जो हिंज्ड एएफओ दे रहे हैं उसको 90 डिग्री पर सेट कर देंगे। इफ़ प्लांटर फ्लेक्सर एब्सेंट है और तो क्योंकि हमें ये स्टॉप लगाना क्यों पड़ा, क्योंकि ड्रॉप फुट हो सकता है, क्वाइनस में जा सकता है, क्योंकि प्लांटर फ्लेक्सर्स भी वीक हैं। दोनों तरह जा सकता है, डोर्सीफ्लेक्शन में भी जा सकता है और प्लांटर फ्लेक्शन में भी, तो हमें कोई ना कोई डिग्री सेट करनी पड़ेगी। स्प्रिंग लोडेड डोर्सीफ्लेक्शन असिस्ट डोर्सीफ्लेक्शन स्टॉप 90 डिग्री पे लगा सकते हैं, लिमिटेड मोशन स्टॉप लगा सकते हैं। प्लास्टिक स्पायरल एएफओ दे सकते हैं ताकि फुट ड्रॉप भी प्रिवेंट हो और वेलगस डिफॉर्मिटी भी जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। मीडियोलेटर स्टेबिलिटी भी नहीं है, वो भी स्पायरल एएफओ जो ओवरकम कर लेगी, पुश ऑफ असिस्ट करेगी और नी एक्सटेंशन को भी सपोर्ट करेगी, नी एक्सटेंशन करवाएगी। Here is the picture of spiral AFO। ग्रुप 3 के पेशेंट्स जो हैं उसमें वीकनेस और एब्सेंस ऑफ बोथ एंकल डोर्सीफ्लेक्सस एंड प्लांटर फ्लेक्सस ग्रुप 2 की तरह इसमें एब्सेंट हैं या बहुत ज़्यादा वीक हैं डोर्सीफ्लेक्सस और प्लांटर फ्लेक्सस दोनों। और ग्रुप 2 से ज़्यादा स्पासिसिटी है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है, स्विंग में भी नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि स्विंग फेस में एक्वाइनस की पोजीशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है एडिक्वेट ही नी एंड हिप मस्कुलेचर टू अलाउ वेट बेरिंग ऑन द इन्वॉल्व लिम्ब, यहाँ पर नी और हिप की जो मसल्स हैं उनमें एडिक्वेट स्ट्रेंथ है, लेकिन ग्रुप 2 से कम है। और पोजीशन सेंसरी लॉस बहुत ज़्यादा है, ग्रुप 2 से भी कम है। ग्रुप 1 में कम था लेकिन ग्रुप 2 में उससे भी ज़्यादा कम था। ग्रुप 3 में बहुत ज़्यादा सेंसरी लॉस है एंकल पे, और एंकल जॉइंट की मूवमेंट पे में पेन भी होती है ग्रुप 3 के पेशेंट्स में। ग्रुप 3 के पेशेंट्स को हम प्लास्टिक सॉलिड एंकल एएफओ देंगे। देखिए यहाँ पे हमने कोई ज्वाइंट नहीं दिया कि मूवमेंट, क्योंकि इनमें इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप 3 के पेशेंट्स में एंकल मूवमेंट पेनफुल है, तो इसलिए ट्रीटमेंट में हमने कोई हिंज्ड एएफओ नहीं दिया, सॉलिड एंकल दिया, कोई ज्वाइंट नहीं लगा हुआ एंकल पे। प्लास्टिक सॉलिड एंकल एएफओ दिया या डबल मेटल अपराइट दिया एएफओ, और इसके साथ शू इंसर्ट है, करेक्शन स्टॉप है, स्टिरअप नीचे लगाया है, लॉन्ग कंटूर, लेटरल फ्लेयर लगाया है स्टेबिलिटी के लिए अगर लेटरल साइड पे ज़्यादा जा रहा है फुट, और अगर हील लिफ्ट की थोड़ी बहुत ज़रूरत है 1 सेंटीमीटर की या हाफ इंच की तो वो देंगे। सोल अगर थोड़ा मोटा चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट जूता जो होता है वो भी पाँव में दर्द करता है। ये जो शू के स्टिरअप होते हैं उसकी फिगर भी है और उसकी टाइप्स भी दिखाई हैं। ये शू के सारे पार्ट शो किए हैं, क्वार्टर होता है, ये चैप्टर भी था शू का, उसमें भी सारा कुछ था। ये एक फिगर मुझे अच्छी लगी थी जिसमें इसमें मैंने शो करना था कि मिड सोल, आउट सोल और हील वेज क्या होती है, हील काउंटर स्पॉट क्या होता है, इन सोल, ये शो करने के लिए ये पिक्चर ऐड की गई है।